20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान एक बार फिर से पावर में आ गया है और तालिबानी एक बार फिर शरिया कानून लागू करने जा रहे हैं। इसके चलते वहाँ की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं, इतनी ज़्यादा कि वो अपने घरों से भी बाहर तक नहीं आ रही हैं। अब आप काबुल एयरपोर्ट के इस वायरल वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ आपको एक भी महिला नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती हैं कि अगर वो घर से बाहर जाती हैं तो तालिबानी उन्हें मार सकते हैं। क्या है शरिया कानून, आज वही समझेंगे। शरिया कानून मुसलमानों को जीवन जीने का तरीका बताता है। सभी मुसलमानों से इसका पालन करने की उम्मीद की जाती है। इसमें प्रार्थना, उपवास और गरीबों को दान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य मुसलमानों को ये समझने में मदद करता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को खुदा की मर्जी के अनुसार ही जीना है। शरिया कानून अपराधों को दो सामान्य श्रेणियों में विभाजित करता है। पहला हद, जो गंभीर अपराध हैं और इसके लिए सज़ा भी तय की गई है, और दूसरा है तज़ीर, इसकी सज़ा न्याय करने वाले के विवेक पर छोड़ दी गई है। हद वाले अपराधों में चोरी शामिल है। इसके लिए अपराधी के हाथ काटकर दंड दिया जा सकता है। वहीं व्यभिचार यानी एडल्ट्री करने पर पत्थर मारकर मौत की सज़ा दी जा सकती है। हालांकि सभी मुस्लिम देश हद अपराधों के लिए ऐसे दंड नहीं देते हैं। अब आपको थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं कि आज से 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ करता था, तब तालिबान के मुताबिक क्या हुआ करता था शरिया कानून। महिलाएं बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती थी, ना ही वो नौकरी के लिए बाहर जा सकती थी। उनको जबरन मजबूर किया जाता था कि वो अपने पूरे शरीर को ढकें, बुर्का पहने। देश में टीवी और गाने सुनने पर भी पाबंदी हुआ करती थी, और इसके साथ ही जिन पुरुषों की दाढ़ी छोटी हुआ करती थी उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। हालांकि हाल ही में तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मीडिया और महिलाओं के अधिकारों जैसे मसलों पर इस्लामी कानून के ढांचे के तहत निपटा जाएगा। आज से 2 साल पहले जब अफगानिस्तान का नियंत्रण तालिबान के पास नहीं हुआ करता था, तब अफगानिस्तान पुलिस में काम कर रही महिला की दोनों आंखें तालिबान ने यह कहकर फोड़ दी कि वो महिला होकर बाहर काम करने क्यों जाती हैं। ये तो हुई पुरानी बात। 19 अगस्त 2021 को अफगानी पत्रकार शबनम को ऑफिस जाने से भी रोक दिया गया। शबनम ने बताया कि उन्हें सिर्फ महिला होने की वजह से रोक दिया गया है और पुरुषों को ऑफिस के अंदर जाने दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान एक अकेला ऐसा देश होगा जहां पर शरिया कानून लागू होने जा रहा है, या मैं कह सकता हूं लागू हो गया है। ऐसे कई और देश भी हैं जहां पर शरिया कानून पहले से लागू है, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक। आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है। याकुत, ऐसा है कि जो तालिबान की फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें जिस तरीके का इंटरप्रिटेशन उन्होंने इस्लाम का और इस्लामिक लॉ का लिया, वो बड़ा रिग्रेसिव, बहुत रिजिड, बहुत कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन था। और उस इंटरप्रिटेशन की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इस्लाम की बहुत बदनामी हुई और तालिबान की लिजिटिमेसी बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे नहीं मालूम कि 20 साल के इस वक्फे में उन्होंने क्या सीखा है, लेकिन ये कि मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि जो इस्लामिक लॉ है वो डेवलप होता है तकरीबन आग के पूरी तरह 10th सेंचुरी में, और आपको मालूम है कि इसमें कोई तकरीबन 300 साढ़े 300 साल लगे। अब ये कि हम उस लॉ के डेवलपमेंट में जो लार्जली बेस्ड है जूरिस्टिक ओपिनियंस पे, तो डिफरेंट जूरिस्ट ने इंटरप्रेट किया है। इस्लामिक लॉ के बारे में बड़ी यूनिक चीज जो मैं कहता रहा हूं और अक्सर लोग नहीं समझते उसको, ये बेसिकली एक प्राइवेट एंटरप्राइज है। प्राइवेट एंटरप्राइज इन द सेंस कि स्टेट ने इसको इनेक्ट नहीं किया है। जैसा कि रोमन लॉ में जूरिस्टिक ओपिनियन था और फिर कोड जस्टिनियन बनी, यानी एम्परर ने उसे कोडिफाई कर दिया। यहां ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज इसलिए है कि जो फुक़हा थे, जो एक्सपर्ट थे, इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम हम्बली, अगर हम सुन्नी लॉ की बात कर रहे हैं, ये सब के सब प्राइवेट लोग थे। यानी इमाम अबू हनीफा ने तो काजी बनने से इनकार किया बिल्कुल।
उसके लिए तो उन्हें जेल में भी डाला गया। तो एक प्राइवेट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। अब उस ओपिनियन के फर्दर जो उनके डिसाइपल्स ने इंटरप्रिटेशंस किए, उनमें कुछ रिजिडिटी है कुछ इंटरप्रिटेशंस में, कुछ में एक लिबरल व्यू लिया गया है। कई मुस्लिम कंट्रीज में इस्लामिक लॉ को इंटरप्रेट करने में लिबरल व्यू लिया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो कंजर्वेटिव क्लासिकल व्यू है कि अगर एक आदमी है, उसके 2 बेटे हैं और समझिए उसके 2 पोते हैं, अब उसका अगर एक बेटा मर जाए और दूसरा बेटा अभी जिंदा है, तो जो उसका पोता है, यानी जो सन ऑफ अ प्री डिसीज सन है, उसको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रूल है कि नियरर एक्सक्लूड्स रिमोटर। नियरर बेटा है, पोता जो है वो नेक्स्ट जनरेशन है। अब इस रूल की वजह से कई जगह बहुत ज्यादा ये एक हार्डशिप हुई कि एक पोते का बाप भी मर गया और उसको दादा की प्रॉपर्टी में शेयर भी नहीं मिल रहा। तो कई कंट्रीज ने इसमें एक प्रिंसिपल ड्रॉ किया एक दूसरे रूल से। रूल ये है इस्लामिक लॉ में कि आप 1/3 तक की वसीयत विल कर सकते हैं उस आदमी के लिए जो वारिस नहीं है, जिसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, उसके लिए आप वसीयत कर सकते हैं। तो इन कंट्रीज ने उस पोते के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहा कि 1/3 तक की कंपलसरी वसीयत मानी जाएगी ऐसे केसेस में, ताकि उस पोते को प्रॉपर्टी में शेयर मिल जाए। देखिए, जब जूरिस्टिक ओपिनियन पे आपका लॉ बेस्ड है और जूरिस्ट जो हैं वो अपने आप में डिवाइन नहीं होते हैं, वही आने का सिलसिला तो हजरत पर खत्म हो चुका है, तो फिर उसमें एक स्कोप है कि आप कौन सा इंटरप्रिटेशन लें। जो इस्लामिक लॉ में प्रिंसिपल है इज्तिहाद का, वो एक आपको टूल देता है अपने लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की, अपने लॉ को कंपेटेबल बनाने का मॉडर्न जमाने में। आज देखिए कि दुनिया के ज्यादातर देशों में जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होगा वो संविधान होगा उन देशों का। कोई भी चीज जो आपके संविधान में और आपके लॉ में अगर कंट्राडिक्ट कर रही है, तो संविधान प्रिवेल करेगा, आपको अपना लॉ चेंज करना पड़ेगा। आप अपने लॉ को कैसे चेंज करेंगे? आप चेंज करेंगे जूरिस्टिक ओपिनियन के बेसिस पे, कि आप कोई इंटरप्रिटेशन जो हार्डशिप कॉज कर रहा है उसको छोड़कर कोई लिबरल इंटरप्रिटेशन लेंगे। कई मुस्लिम कंट्रीज में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो स्टेट ड्रिवन रिफॉर्म्स थे, और वो रिफॉर्म ऐसे ही हुए कि उन कंट्रीज की स्टेट्स ने, उन कंट्रीज के रूलर्स ने जो लिबरल फुकहा थे उनके ओपिनियन को ले लिया। तो ये जो एक स्कूल्स में रिजिडिटी है, इसको खत्म कर अगर एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, और मैं आपको इंडिया की एग्जांपल देता हूं याकूत, 1939 में जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बना, जो उस जमाने के लिहाज से एक बड़ा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन था, उसमें मुस्लिम उलेमा ने एक्सेप्ट किया कि वो दूसरे स्कूल से बोरो कर सकते हैं। तो ये जो बोरोइंग है, इससे आप अपने लॉ में कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि तालिबान अपनी गलतियों से लेसन लेंगे। अगर उनको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि विश्व के देश उनको डिजूरे रिकॉग्निशन दें और उनको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करें, तो जो मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के कॉवेनेंट्स हैं, उन सब में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उन प्रिंसिपल्स को विद इन इस्लामिक फ्रेमवर्क जो वो कह रहे हैं, उसमें डिफरेंट फुका उनके बैठ जाएं, एक्सपर्ट उनके बैठ जाएं, लॉ के एक्सपर्ट्स, ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स बैठ जाएं, देखें कहां कहां
एक इनलाइटेंड व्यू लिया गया है उन चीजों का जिनके बारे में क्रिटिसिज्म होता रहा है, और वो इनलाइटेंड व्यू अगर वो लेंगे तो उससे उनकी अपनी औरतों को और उनकी माइनॉरिटीज को एक एश्योरेंस भी मिलेगी, एक उनका ट्रस्ट भी उनकी गवर्नेंस में डेवलप होगा। आप देखिए कि अल्पसंख्यकों के राइट्स के बारे में तो बहुत सख्ती है इस्लाम में। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने तो यहां तक कहा है कि किसी भी अल्पसंख्यक का राइट जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, और कयामत में वो कंप्लेनेंट होंगे उस आदमी के खिलाफ जो माइनॉरिटीज के राइट्स को वायलेट करे। अफगानिस्तान में तो लार्जली मुस्लिम्स हैं, लेकिन कुछ सिख्स भी हैं, कुछ हिंदूज भी हैं, और कुछ और भी विद इन इस्लाम की माइनॉरिटीज हैं, हजारा हैं और लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ है और जो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है 2004 का, उसमें जो भी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के फ्रेमवर्क में वो अपनी गवर्नेंस चलाएं, तब उनको लेजिटिमेसी मिलेगी। अगर वो नहीं चलाएंगे तो जिस तरीके से विश्व ने पहले उन्हें कंडेम किया है, ऐसे ही आगे भी उन्हें कंडेम किया जाएगा। सऊदी अरब का भी लॉ बड़ा रिग्रेसिव और बड़ा ऑर्थोडॉक्स है, गो के वो हनफी लॉ नहीं है, वो हनबली लॉ है। लेकिन अब सऊदी अरब में भी कुछ चेंज प्रिंस के गवर्नेंस के दौरान नजर आ रहा है। उनके यहाँ भी म्यूजिक वगैरह के सिलसिले में कुछ रिलैक्सेशंस हो गए हैं। लेकिन ईरान में आप देखें कि वो भी एक कंजर्वेटिव मॉडल है शिया लॉ का, लेकिन औरतों के राइट्स के बारे में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव चीजें कही गई हैं। जो बेटर मॉडल्स हैं इनलाइटेंड वर्जन्स के, वो तुनीसिया है और अल्जीरिया है और इजिप्ट है, जहां पे ज्यादा लिबरल किया गया है इस्लामिक लॉ को। तो विश्व में बहुत से मॉडल्स अवेलेबल हैं। उन मॉडल्स को स्टडी कर कर कोई अगर फ्यूचरिस्टिक ऐसा सिस्टम बनाना चाहे जो कंपेटेबल हो मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से, वो पॉसिबल है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।